स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन लीगल प्रोसीजर के थ्रू होता है। इसके लिए हमें कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार सबसे पहले इसके फॉर्मेशन होते थे और अभी वर्तमान में 2030 का जो कंपनी एक्ट है उसके अनुसार कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कंपनी का फुल फॉर्म है जिसमें कि स्टॉक यहाँ पे शेयर को रिलेट करता है। एक कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेना पड़ते हैं, प्लानिंग करना पड़ती है। इसे हम 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको 4 स्टेजेस भी कह सकते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन की, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज और फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो हम सबसे पहले स्टेज जो है प्रमोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ प्रमोशन का मतलब होता है हिंदी में प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब शुरुआत। प्रमोशन स्टेज इंक्लूड ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज़ फॉर्म। यानी कि प्रमोशन वो स्टेज है जिसमें कि हम किसी आइडिया के बारे में पहले विचार करते हैं कि हमें किस कार्य को करने के लिए कंपनी शुरू करनी है और उसके बाद में उसको स्टार्ट करने के लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटी करते हैं। इसे हम प्रमोशन में शामिल करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू द सेटअप द बिजनेस। यहाँ पे बताया है कि हम कंपनी को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम कंपनी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम सबसे पहले किस कार्य को करना चाहिए, कौन से वस्तु को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, सेलिंग करने का प्लान हमको करना है, उसके आइडिया के बारे में विचार करते हैं। हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, सर्वे करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि क्या उस सेक्टर में स्कोप छुपे हुए हैं, कितना उसमें एक्सपेंशन के चांसेस हैं, मार्केट में स्कोप कितना अवेलेबल है और फ्यूचर एक्सपेक्ट कैसे हैं। इसके बाद में हम उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज प्रमोटर। यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रमोटर कौन होता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रमोशन की सारी एक्टिविटीज़ को करता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। हिंदी में प्रमोटर को प्रवर्तक कहा जाता है, यानी प्रारंभ करने वाला या शुरुआत करने वाला व्यक्ति। द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया, यानी कि जो बिजनेस करेंगे उसका आइडिया किसी प्रमोटर के दिमाग में ही आता है। एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी, और कंपनी शुरू करने के लिए सारी लीगल एक्टिविटीज़ प्रमोटर के द्वारा ही की जाती हैं। द प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति हो सकता है प्रमोटर, या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आते हैं। द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। अब एक प्रमोटर के द्वारा कौन कौन से कार्य इस संबंध में किए जाते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमें ये पता करना होता है कि हम किस क्षेत्र में बिजनेस को कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर छिपी हुई है, जहाँ पर कि एक नए बिजनेस को शुरू किया जा सकता है जिसमें कि एक्सपेंशन के भी स्कोप होते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी होते हैं। द प्रमोटर आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दैट एरिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को करते हैं। तो प्रमोटर की जवाबदारी होती है कि वो जिस सेक्टर में बिजनेस को शुरू करने का आइडिया आ रहा है उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है इसको एनालिसिस करे, और अगर किसी सेक्टर में ये अच्छी खासी होती है तो उस सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसेस की जानी चाहिए। द प्रमोटर आल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। प्रमोटर की ये भी जवाबदारी होती है कि वो उस कार्य को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनको पता लगाएगा, कितनी कैपिटल में वो बिजनेस शुरू किया जा सकता है,
और उस बिजनेस को करने में रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है, इन सब की जानकारी भी सर्वे के द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसके बाद में सेकंड होता है फिजिबिलिटी स्टडीज़। यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि जिस बिजनेस को करने का आइडिया हमारे दिमाग में आया है, वो आइडिया को हम अगर बिजनेस में प्रैक्टिकली लेकर आना चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रैक्टिकल तौर पर ये देखना चाहिए कि क्या क्या स्थितियाँ हमारे सामने आ सकती हैं। ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कास्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एट्सेट्रा। यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कि उस बिजनेस को करने में हमारी कितनी लागत आएगी, कॉस्ट कितनी होगी, उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रोडक्शन कितना किया जा सकता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे पूरी की जा सकती है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और सबसे बड़ी बात, उस प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड कितनी है, ये सारी बातें हम पता करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जिस बिजनेस को करने का आइडिया हमारे दिमाग में आया है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो वास्तविकता में उसकी अहमियत उतनी है भी या नहीं। जैसे हमारे मन में ख्याल है कि ये तो बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत दूर हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। इसके साथ साथ में प्रमोटर को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यह कार्य करने के लिए उसे जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए, जिसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स वगैरह की भी सहायता ले सकता है, जिससे कि जो एनालिसिस के लिए सर्वे या स्टडी होती है वो ठीक ढंग से हो पाए। अनुमानों पर आधारित जानकारी से हम गलत डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। अब हम जब यहाँ पर बात करते हैं कि हमें यहाँ पर टेस्टिंग करनी है, तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें बिजनेस को किस साइज में शुरू करना ठीक होगा, उसको प्लांट हमें या जो कारखाना है वो कहाँ लगाना चाहिए, कितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिजिबिलिटी में हम 3 बातों को शामिल करते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि क्या उसमें हमें जो आवश्यक ज़रूरतें होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या उस आइडिया को पूरा करने के लिए अवेलेबल है। और इसमें हम कुछ बातों को शामिल कर सकते हैं, जैसे इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, यानी कि कहीं उस कार्य को करने के लिए जहाँ भी कार्य करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को करना चाहते हैं, उसका रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई टेक्नोलॉजी की दिक्कत तो नहीं आएगी, मशीनरी की दिक्कत, स्टाफ की दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी बातों का हमें विचार करना होता है। इसके बाद में है बी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। कोई भी बिजनेस जब हम चलाते हैं तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल तक लाने के लिए कितनी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें पता करना ज़रूरी है, जिससे कि हम उतनी क्वांटिटी में कैपिटल को रेस कर पाएँ। ये हमें शुरू से देखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार हमने जब बिजनेस की शुरुआत की और उस वक्त कैपिटल कम थी और बाद में बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाए तो हम उसे पूरा ना कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस ही बंद करना पड़ सकता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ता है कि कैपिटल हमें कहाँ पे इन्वेस्ट, कितनी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, एक ही बिजनेस को अगर हम एक रूरल एरिया में लगाएं और दूसरा अर्बन एरिया में लगाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड अलग अलग होता है। इस कारण से हमारे बिजनेस की जो टोटल स्टार्ट करने की जो लागत होगी उसमें अंतर देखने को मिलेगा, और ये अंतर भी काफ़ी बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बाद में होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो लाभ कमाने वाला होना चाहिए और ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए जिसके कारण कि हमें हमारे बिजनेस को रोकना पड़ जाए। इस बारे में हमें पहले से विचार करना चाहिए। इसके बाद में थर्ड है नेम अप्रूवल। जब हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी हम फॉर्म करेंगे तो कंपनी का हमें नाम रखना होता है। तो 2 कंपनियों के एक समान नाम नहीं हो सकते। 2 companies cannot have identical names. It is necessary for every company to get its name approved from the registrar so that it does not match with any other company's name. यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड से मिलाते हैं कि उस नाम की पहले से कोई कंपनी तो नहीं बनी हुई है। यदि हमारे द्वारा रखा जाने वाला नाम की कंपनी पहले से ही होगी तो उस नाम से हम कंपनी को नहीं बना सकते। जनरली कंपनी गिव्स दीज नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार। इसके लिए हम कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में नामों के एक सेट को
अपनी प्रायोरिटी के ऑर्डर में फॉर्म में सबमिट करते हैं। रजिस्ट्रार उन नामों को मैच करता है कि उस नाम से कोई कंपनी तो पहले से फॉर्म नहीं की रह चुकी है, और जिस नाम में हमारे प्रायोरिटी के क्रम में ये पाया जाता है कि उस नाम से कोई और कंपनी पहले से नहीं है, तो वो नाम हमारी कंपनी का एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में है फिक्सिंग अप सिग्नेचरी ऑफ 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस पर कौन कौन व्यक्ति साइन करेंगे। यूजुअली द सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि जब हम किसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं तो हम कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, और डायरेक्टर वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को रन करने की जवाबदारी उठाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर उन व्यक्तियों को चुनना होता है जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर करेंगे। प्रमोटर्स आल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब जिन व्यक्तियों को हम ये साइन करने की जवाबदारी देते हैं, हमें साथ साथ में उनके रिटर्न में डायरेक्टर बनकर कार्य करने की अनुमति भी लेना होती है, और साथ में प्रत्येक डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन शेयर्स भी होते हैं, जितनी संख्या में उन्हें शेयर खरीदकर पैसा भी कंपनी को देना होगा। तो उनकी सहमति इसीलिए आवश्यक होती है, न केवल पैसा देने के लिए बल्कि उन्हें बिजनेस में डायरेक्टर बन के काम भी करना है। इसलिए वो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें कि हम इसमें साइन करने के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत सोच समझ के कार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए अति योग्य व्यक्तियों को ही चुना जाना चाहिए जो कि बिजनेस को रन करने की जवाबदारी उठाने में सक्षम हो। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं जिसे बिजनेस को चलाने की जानकारी नहीं है, तो वो बड़े पैमाने पे जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसको बर्बाद करने वाले कार्य में शामिल हो सकता है। इसके बाद में है 5th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रमोटर के द्वारा कंपनी के लिए शेयर ब्रोकर्स को, अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये दोनों व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी या इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इनका कार्य होता है कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसे सेल करके कंपनी को पैसा अवेलेबल कराना, और साथ में जो प्रमोटर है वो कंपनी के लिए सोलिसिटर्स यानी कि वकीलों को भी अपॉइंट करता है, जिससे कि वो कंपनी के लीगल मैटर्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। इसके साथ साथ में कंपनी अपना पैसा किस बैंक में जमा रखेगी उसके लिए बैंकर को भी अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि कंपनी अपने फाइनेंशियल जो डीलिंग्स हैं उन्हें स्मूथली कर सके। इस प्रकार से हम अपॉइंटमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर हम ब्रोकर्स को, अंडरराइटर को, इसके अलावा सोलिसिटर्स को और बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये चारों अपॉइंटमेंट की जवाबदारी प्रमोटर्स की होती है। इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 6 है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशंस भरना होती हैं। तो अब हम नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की जवाबदारी पूरी करेंगे। इसके लिए एक प्रमोटर के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। इनके तैयारी करने की जवाबदारी प्रमोटर की होती है। ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं इन्हें हम इसी वीडियो में आगे के स्टेज में समझेंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं और कंपनी किस प्रकार का कार्य करेगी, किस तरह से कार्य करेगी, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली स्टेज थी कंपनी के फॉर्मेशन की, प्रमोशन वाली, वो कंप्लीट होती है। अब हमने प्रमोशन स्टेज को समझ लिया है। अब हम कंपनी के फॉर्मेशन की सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी स्टेज नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब इसमें हमें बताया गया है इनकॉर्पोरेशन क्या होगा। पहले तो हमें ये समझना होगा, ये कंपनी के फॉर्मेशन की सेकंड स्टेज होती है और इनकॉर्पोरेशन रिफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956, यानी कि कंपनी के द्वारा
अब अपने जब डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जमा कराया जाता है। इस स्टेज को हम इनकॉर्पोरेशन की स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हमें क्या क्या करना होगा वो यहाँ पे स्टेज वाइज दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं, पहली स्टेज है हमारी फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो हमें रजिस्ट्रार के पास में अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, फोर्थ है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, फिफ्थ है द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, सिक्स्थ है नोटिस ऑफ the address of the registered office of the company, और सेवेंथ है a statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of the company are duly completed। इस प्रकार से हमें 7 डॉक्यूमेंट की जो एक लिस्ट है ये रजिस्ट्रार के पास में जमा करने होती है। तो सबसे पहला कार्य हमने पढ़ा था कि इन्हें तैयार करना, तो ये प्रमोशन के वर्क में आता है। इसके आने फाइलिंग का कार्य आता है जिसमें हमें ये 7 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जमा करना होते हैं। सेकंड स्टेज होती है इसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस की। जब हम ये डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं तो हमें इनके साथ में रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना होती है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑथराइज कैपिटल के एक निश्चित परसेंटेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। जितनी ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल कंपनी के द्वारा रखी जाएगी उतनी ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगी, और जितनी कम होगी उतना ही कम पेमेंट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फीस के संबंध में। इसके बाद में है थर्ड स्टेज रजिस्ट्रेशन। हमने फर्स्ट स्टेज में जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उन्हें जमा किया, सेकेंड स्टेज में फीस जमा कर दी, थर्ड स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट आते हैं तो रजिस्ट्रार हमारे द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि क्या हमारे द्वारा सभी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उन्हें अच्छी तरीके से भरा गया है, रिक्वायर्ड जगह पे सिग्नेचर किए गए हैं और किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। इनको वेरीफाई करने के बाद में वो अपने पास में ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग फीस जमा की गई है या नहीं की गई इसे मिलाता है। जब वो इन सभी बातों से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तब इसके बाद में उसके द्वारा इन डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिसिटी की जांच करने के बाद कंपनी के पास कंपनी के नाम का एक रजिस्टर होता है जिसमें कि कौन कौन सी कंपनी बनी है उनकी एंट्रियां की जाती हैं। एक रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर होता है जिसमें कि हमारे द्वारा बनाई जा रही कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन की एंट्रियां की जाती हैं। इसके बाद में फोर्थ स्टेज आती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हम कंपनियों के नाम का रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो एंट्री होती है वो रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रार द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट कंपनी के नाम का इशू किया जाता है और इस प्रकार से जब ये सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है तो उसमें दी गई डेट के बाद से कंपनी को एक स्वतंत्र अस्तित्व मिल जाता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी हो जाती है। ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है ये यहाँ पर इस बॉक्स में दिए गए स्पेसिमेन में बताया गया है और इसमें सिर्फ कुछ एंट्रियाँ की जाती हैं। आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट, इसका जो ब्लैंक है यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं। इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड गिवन, यहाँ पर लिमिटेड का वर्ड यूज़ किया, इस बात को ध्यान रखना है। गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली, यानी जिस ऑफिस में हमने जमा किया था उस ऑफिस का नाम आएगा और उसके बाद डेट आ जाएगी 24th डे ऑफ अगस्त 2012 और फिर नीचे फीस आ जाएगी, डीड स्टाम्प पे ड्यूटी ऑन कैपिटल जो हमने जमा किया है उसको यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बाद में रजिस्ट्रार की सील लगती है। राइट हैंड की ओर वहाँ रुपए लिखे हुए होते हैं और नीचे सिग्नेचर होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के। इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर प्रिंट करके सील सिग्नेचर करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा ये सर्टिफिकेट कंपनी के लिए जारी किया जाता है, इशू किया जाता है।
इस सर्टिफिकेट के इशू होने के साथ ये माना जाता है कि कंपनी का फॉर्मेशन हो गया है। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अ कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे कि अभी हमने देखा था ऊपर एक डेट लिखी हुई थी वर्ड्स में, तो जिस डेट को वहाँ पे लिखा जाता है उस दिन से उस कंपनी का जन्म हो गया ऐसा माना जाता है, उस दिन उसकी शुरुआत हुई है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन ओनली फ्रॉम दिस डेट। The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal existence of the company। ये सर्टिफिकेट कंपनी के स्वतंत्र अस्तित्व को कानूनी तौर पे बताने का प्रमाण पत्र होता है। वॉट एवर मे बी डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटीज, once the certificate is issued, it is conclusive evidence that company came to existence on the date mentioned on the certificate of incorporation। जिस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू होता है उस डेट को अगर कंपनी के फॉर्मेलिटीज़ में कोई कमी हो तो भी कंपनी वास्तविक रूप में अस्तित्व में आ गई ऐसा माना जाता है। फॉलोइंग पॉइंट विल मेक इट मोर क्लियर। ये जो पॉइंट है आपको इस बात को और क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं जिसमें से समझाया गया कि किस प्रकार डेट को कंपनी का फॉर्मेशन पूरा हुआ माना जाता है। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ जाएंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हमने पढ़ा है कि 4 स्टेज थी। सबसे पहला था प्रमोशन का। प्रमोशन में कंपनी के लिए हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बिजनेस को नाम पे अप्लाई करते हैं और उसका में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर करने वाले फर्स्ट डायरेक्टर्स को तय करते हैं, प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट करते हैं और नेसेसरी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। सेकंड स्टेज थी हमारी इनकॉर्पोरेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट और फीस को जमा किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। अब कंपनी के पास में सर्टिफिकेट आ चुका है, अब यहाँ इसका क्या प्रभाव होगा वो थर्ड स्टेज में हम जाएंगे। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कंपनियों के बारे में हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार की होती थी, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक 1% कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो इन कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस एक्टिविटी को शुरू कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ये थर्ड स्टेज जिसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज कहलाती है, इसे पूरा करना होता है और उसको पूरा करने के बाद उसे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रजिस्ट्रार से प्राप्त करना होता है। जब ये सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद ही पब्लिक कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी को शुरू कर सकती है। तो अभी हम पब्लिक कंपनी की तरफ से पढ़ेंगे कि अब हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब हम थर्ड स्टेज में जा रहे हैं जहां पर कि हमें कैपिटल कलेक्शन की प्रोसेस करनी है। तो ये कैसे होती है देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में है सेबी अप्रूवल। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। सेबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। It is a regulatory body which controls the capital market of India to protect the interest of investors। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सरकार के द्वारा कानून के माध्यम से बनाई गई है और इसका उद्देश्य है भारत में जो कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार है, शेयर बाजार है, जो इसमें इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उनके जो कैपिटल निवेश की उसको नुकसान न पहुंचे इसकी कोशिश करना सेबी का कार्य होता है। तो हमें सबसे पहले सेबी की जरूरत होती है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। शेयर मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए जब हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले सेबी के पास में इस सारी इंफॉर्मेशन जमा करना पड़ती है। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000। यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी को सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है वो बताना जरूरी है जिनका प्रभाव पड़ता है बिजनेस एक्टिविटी पर। अगर किसी कंपनी के द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपा ली जाती है तो उस संबंध में
गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000 के उल्लंघन के कारण कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए सारी बातें कंपनी से रिलेटेड बतानी अनिवार्य हैं, पूरी तरह से सच्चाई बताई जानी चाहिए। सेकंड है स्टेज प्रॉस्पेक्टस आर अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी अपना कैपिटल का पैसा इकट्ठा करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। इनविटेशन देने के लिए उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जाता है जिसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। इट इज़ अ पर्टिकुलर और इन्विटेशन issued to invite the general public for subscribing to the shares of the company। ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये एक सर्कुलर या इन्विटेशन होता है जो कि जनरल पब्लिक को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करने के बारे में बताता है। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विथ द रजिस्ट्रार। पब्लिक को इशू करने से पहले इस प्रॉस्पेक्टस को कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में सबमिट करती है, जिसे हमने अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखी थी, वहाँ भी इसके बारे में था। तो जब हम कैपिटल कलेक्ट करने जाते हैं तो तब इसको जमा करना होता है। अगर किसी कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस न बनाया गया हो तो इस स्थिति में वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को भी जमा कर सकती है। ये पहले से एक बना हुआ फॉर्मेट होता है। इसके बाद में है थर्ड स्टेज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट करने का उद्देश्य होता है कि जब कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी कैपिटल कलेक्शन के लिए तो आम पब्लिक के द्वारा कंपनी के शेयर खरीदने की प्रोसेस की जाएगी। तो कंपनी सारे प्रोसेस को स्वयं करने की बजाय ये जवाबदारी ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स को सौंप देती है और जो पैसा कलेक्शन होता है वो बैंकर्स के माध्यम से होता है। इस कार्य के लिए हम ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हैं। ब्रोकर की जवाबदारी होती है कंपनी के शेयर्स को सेल करने की और दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। ब्रोकर को इसका कार्य होता है पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनकरेज करना और इस कार्य के बदले कंपनी के द्वारा उन्हें कमीशन दिया जाता है। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स इट में अपॉइंट अंडरराइटर्स। यदि किसी कंपनी को लगता है कि उसे इस बात में डाउट है कि क्या शेयर ब्रोकर अपने ओर से मेहनत करने के बाद भी सारे शेयर बेच पाएगा, अगर उनको डाउट होता है तब ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है। अंडरराइटर बाकी बचे हुए सारे शेयर को खरीद लेता है और उसे इस जवाबदारी को लेने के लिए कमीशन दिया जाता है। अगर सारे शेयर बिक जाते हैं तो अंडरराइटर को कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा और सीधे सीधे कमीशन के रूप में इनकम हो जाती है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि कुछ शेयर बिकने से बच जाते हैं तो वो अंडरराइटर को खरीदने होते हैं, जिन्हें वो बाद में बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है। इसके बाद में आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंगल से। इससे रिलेटेड कई सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे आते हैं। सबसे पहले तो यही पॉइंट हमें समझने का है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो इसके लिए ये तय किया गया है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो शेयर एप्लीकेशन आती हैं उन शेयर एप्लीकेशन में मिनिमम 90% शेयर के खरीदने के लिए जब तक एप्लीकेशन ना आ जाए तब तक कंपनी के द्वारा उन शेयर को अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। ये जो 90% शेयर की एप्लीकेशन आनी है इसके लिए लिमिट दी गई है 120 डेज़ की। जिस दिन कंपनी के द्वारा अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है उस दिन से 120 डेज़ का समय तय किया जाता है। इस समय तक हम एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और यदि हमारे पास में 90% से ज़्यादा शेयर खरीदने की एप्लीकेशन आ जाती है तब कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। और यदि ऐसी स्थिति आती है कि हमें 90% शेयर की एप्लीकेशन नहीं मिली तब ऐसी स्थिति में कंपनी को सारा पैसा जितना भी तक एप्लीकेशन ग्रुप में आया था उसे अगले 10 दिनों में लौटाना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू किया था उस दिन से 130 दिन 130 डेज़ के भीतर कंपनी को पैसा लौटाना होगा। यहाँ पर ये जो लिमिट तय की गई 90% की, यही है मिनिमम
सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो लिमिट जितने के लिए एप्लीकेशन आने पर ही कंपनी के द्वारा शेयर पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं, अलॉट किए जा सकते हैं, वो लिमिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 90% वो लिमिट है जिसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहेंगे, और ये पैसा 120 डेज में आ जाना चाहिए। और अगर 120 डेज में पैसा नहीं आता है तो नेक्स्ट 10 डेज को मिलाकर इसे आपको लौटाना होगा, यानी मैक्सिमम 130 डेज में पैसा लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 120 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 130 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 90% जो शेयर का है वो इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अब जब कंपनी के पास में अपने शेयर को बेचने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कर लिया जाता है, यानी कि 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। ये भी हो सकता है कि मोर देन 100% शेयर की एप्लीकेशन भी आ जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो पहले से चल रही होती है, इनका अच्छा नाम होता है, उनके संबंध में देखा जाता है उनके लिए तो मल्टीपल्स में एप्लीकेशन आती हैं। लेकिन वो जितने एप्लीकेशन आती हैं उनमें से सिर्फ जितने शेयर का ऑफ़र किया है उतने को बेचती है, बाकी पैसा रिटर्न कर देती है। अब जब हमारे पास में इस प्रकार से एप्लीकेशन आ जाती है तो अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज़ टू द जनरल पब्लिक। ऐसी कंपनी को जब एप्लीकेशन 90% से वो मिल गई है तो उसे सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराना पड़ती है। इसके बाद में ही वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स अलॉट कर सकती है। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या लिस्टिंग कराने के लिए कंपनी भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जा कर अपना परमिशन ले सकती है, वो लिस्टिंग करा सकती है। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी and if they are satisfied then the name of the company is listed। जब स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी कंपनी के आर्थिक स्थिति की जांच करने के बाद उसके संतुष्ट होते हैं तो वो कंपनी को लिस्ट कर देते हैं। इफ़ ए फर्म डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट then the allotment will become void and the money received from applicant must be returned। और यदि 10 वीक के अंदर, जिस दिन हमारा सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ था उससे 10 वीक के अंदर कोई कंपनी शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लिस्टिंग के संबंध में हासिल नहीं कर पाती है तो उस सब्सक्रिप्शन को वाइड माना जाता है, अवैध माना जाता है, और वो पैसा एप्लीकेंट को वापस किया जाता है। इसके बाद में 6 स्टेज है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमें शेयर बाज़ार में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना होता है, तो जब शेयर बाज़ार हमारे शेयर को लिस्ट कर देता है तो हम जनरल पब्लिक को अपने शेयर को अलॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर्स अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। ये जो हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें कि हम जिन जिन शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर रहे हैं उनको अलॉट किए जाने वाले शेयर्स की संख्या, उनका नाम, उन्हें शेयर होल्डर्स का एड्रेस की जानकारी लिखी जाती है। इसके बाद में कंपनी के द्वारा ये रिटर्न को तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास में जमा कर दिया जाता है, जिसमें कि सारी जानकारी होती है कि किन किन लोगों को शेयर अलॉट किए गए, कितने अलॉट किए गए, वो कौन थे, नाम, एड्रेस क्या था। तो इस प्रकार से हमारी 3rd स्टेज पूरी हो गई कैपिटल सब्सक्रिप्शन के। हमने अब पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लिया है और उसके बदले में उन्हें सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अब हमारी 4th स्टेज आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसे हम व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज़ and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business। तो जब कंपनी के द्वारा सारे शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया जाता है तब कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में एक एप्लीकेशन देती है कि उसे बिजनेस कमेंसमेंट करने का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। अलॉन्ग विद द डेट एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इस एप्लीकेशन के साथ में कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होते हैं।
इसमें 4 पॉइंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट है एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें कि शेयर के बदले में उन्हें पैसा मिल गया है, इसकी जानकारी होती है कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर पैसा मिल चुका है, मतलब 90% मिनिमम पैसा में सब्सक्रिप्शन का मिल गया, ये इसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है। सेकंड है अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर। हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि जितने भी व्यक्ति फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं उन्हें कुछ शेयर खरीदना होते हैं, तो ये डिक्लेरेशन इस बारे में है कि हमारे सभी डायरेक्टर्स के द्वारा अपने हिस्से की जो शेयर कैपिटल थी उसका पैसा चुका दिया है और उन्हें अलॉटमेंट कर दिया गया है। थर्ड है हम इस बारे में एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने सभी एप्लीकेंट को जो पैसा था वो वापस कर दिया है और कोई भी पैसा चुकाना बाकी नहीं है। ये पैसा लौटाने की बात उनके लिए होती है जिन्हें कि कोई शेयर नहीं मिला। फोर्थ है हम इसके बाद में एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे द्वारा सारी रिक्वायरमेंट जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी शेयर अलॉटमेंट की प्रोसेस के संबंध में वो पूरी कर ली गई हैं। इस डिक्लेरेशन पर कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा या फिर कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं। यहाँ कंपनी सेक्रेटरी एक वर्ड है जो हमारे कैरियर को बताता है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ऐसे कंपनी सेक्रेटरी होता है। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के समान एक महत्वपूर्ण कोर्स है। ये कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये भी एक अच्छा कोर्स है जो कि हम 12th के बाद में ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में रजिस्ट्रार के पास में जब हम चारों डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो रजिस्ट्रार हमारे सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है और डिक्लेरेशन को चेक करता है कि क्या वो पूरी तरह से ठीक हैं। इसके बाद में जब कंपनी रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाते हैं तब उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इशू किया जाता है और इस सर्टिफिकेट के मिलने की डेट के साथ कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटी को शुरू कर सकती है। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें कि एक स्पेसिमेन है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है फर्स्ट ब्लैंक में और उसमें डेट दी जाती है 1956 के किस डेट के साथ में कंपनी का एक्ट है 1956, उसके अनुसार किस डेट को कंपनी को फाइल किया गया था और इसके डेट देने के बाद में सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। रजिस्ट्रार अपनी सील लगा देता है। ये सर्टिफिकेट कंपनी को बिजनेस शुरू करने की परमिशन देता है। इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो कैपिटल है इसके बारे में कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंपनी की कैपिटल को कई प्रकार से दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप होता है ऑथराइज कैपिटल, इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इट मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कि हम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी क्लॉज में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी की ये वो शेयर कैपिटल है जिससे ज़्यादा शेयर कंपनी कभी भी अपनी लाइफ में इशू नहीं कर सकती। इसके बाद में होता है इशूड कैपिटल, वो कैपिटल जिसके लिए कंपनी ने सब्सक्रिप्शन डिमांड किया था, ये पब्लिक को इनवाइट किया था, उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। इसके लिए पब्लिक के द्वारा शेयर एप्लीकेशन भेजी जाती है। इसके बाद में होता है सब्सक्राइब कैपिटल, तो वो कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है जिसके लिए हमारे पास में शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है। इसके बाद होती है कॉल्ड अप कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है, कैपिटल का वो भाग है जिसके लिए कंपनी ने पैसा शेयर होल्डर से मांगा था। इसके बाद होती है पेड अप शेयर कैपिटल, ये वो कैपिटल है जिसके लिए शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के मांगने पर पैसा चुका दिया गया है। इसके बाद में है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का विवरण दिया गया था। अब हम यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में समझेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या खासियत होती है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया कि विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द चार्टर ऑफ कंपनी। तो इसका आंसर हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी।
It contains the powers and the objectives of the company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के पास में क्या क्या अधिकार होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी और उसके क्या उद्देश्य हैं, इनको लिखा जाता है. इट आल्सो डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेड इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्ट्रेशंस. इसमें कंपनी के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा सकता है, किसके क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इसके इंफॉर्मेशन होती है. इसमें कंपनी के द्वारा कंपनी एक की फॉर्मेलिटीज़ को कैसे पूरा किया जाएगा उसके प्रोविजंस भी बताए जाते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रिएटर्स, सप्लायर्स एट्सेट्रा टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ ए कंपनीज डीलिंग. यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी के जो आउटसाइडर्स होते हैं जिसको कंपनी के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें क्रिएटर और सप्लायर आते हैं, उन्हें ये जानकारी मिलती है इससे कि कंपनी के कार्यों के लिए क्या लिमिटेशन है और कंपनी कौन कौन से कार्यों को कर सकती है, डीलिंग की स्कोप क्या क्या होते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. यानी कंपनी के द्वारा कंपनी के बाहर क्या क्या कार्य किया जा सकता है उसको भी इससे जाना जाता है. इसे डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं. अब कंटेंट कौन कौन से होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लिखते हैं, तो इसे क्लॉज के रूप में लिखा जाता है. तो फर्स्ट क्लॉज होता है नेम क्लॉज. इसमें कंपनी अपने फुल नाम को लिखती है. जो नाम यहाँ लिखा जाता है उसी नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है. तो इसमें कंपनी अपना जब नाम चुनती है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, यानी कि इस तरह का नाम नहीं रखा जा सकता. फर्स्ट है द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड in case of public limited company and the word private limited in case of private limited company. तो यहाँ बताया गया है कि जब कंपनी का हम नाम रखेंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होने पर हम उसके नाम के आखिरी में लिमिटेड वर्ड जरूर जोड़ेंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में हम कंपनी के नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेंगे. Second, the name should not be similar, identical to the name of any other company. हम जो नाम रखने जा रहे हैं उसी नाम की कोई दूसरी मिलते जुलते नाम वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए. यानी मिलते जुलते नाम वाली कंपनी से कन्फ्यूजन होता है और कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा रोक लगाई गई है. थर्ड है द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव. यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हम कोऑपरेटिव वर्ड का कंपनी के नाम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी होने का संदेह होता है. फोर्थ है द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन आर लिंक टू द कंपनी विथ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. कंपनी के नाम में ऐसा कुछ भी नहीं होना जिससे लगे कि गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही हो. इसके बाद में है अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज. ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटर्न अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कंपनी अपने नाम को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके ही चेंज कर सकती है. अदरवाइज एक बार जो नाम रख दिया जाता है हमेशा वही नाम रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नाम बदलने की परमिशन बहुत रेयर केस में ही दी जाती है. सेकेंड है सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज. ये इसे हम स्थान वाक्य कह सकते हैं. इसमें लिखा जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर रहेगा और कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी से संबंधित सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ या डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस उसी ऑफिस के एड्रेस पर की जाती है. इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारे पेपर वर्क इसी जगह के माध्यम से किए जाने चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा. इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. ये ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी उद्देश्य वाक्य से हम कहते हैं. ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहा जाता है. तो पार्षद सीमा नियम का एक महत्वपूर्ण वाक्य है ये. इसमें बताया जाता है कि कंपनी के द्वारा कौन कौन से मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और कौन कौन से सहायक उद्देश्य या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं. कंपनी के द्वारा इस वाक्य में लिखे जाने वाले मुख्य और सहायक यानी मेन ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्टों के अलावा अन्य किसी किस्म का कोई कार्य नहीं किया जा सकता. इसलिए कंपनी की लिमिटेशन को डिफाइन करता है. इसलिए इस वाक्य को बहुत ही सोच समझकर लिखा जाना चाहिए.
यहाँ पर इसको लिखते समय भी कुछ कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल। कोई भी कानूनी कार्य जो कानूनी दृष्टि से वैध हो, उसी वाक्य को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके संबंध में किसी भी प्रकार के जो कानूनी प्रावधान है वो उनसे छेड़छाड़ न हो रही हो, इसका ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से हम सावधानी रखते हुए इसे निर्धारित करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हमें बदलाव करना होता है तो हमें कंपनी लॉ बोर्ड की स्पेशल परमिशन लेना होती है और कंपनी में स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है। इसके आने फोर्थ है लाइबिलिटी क्लॉज यानी दायित्व वाक्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइबिलिटी किस प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ा है अनलिमिटेड भी होती है, लिमिटेड भी होती है। तो अभी हम यहाँ पर इसके बारे में विचार करेंगे। तो इसमें दिया है दिस क्लॉज डिफाइंस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। यहाँ पे बताया है कि यदि कंपनी शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होती है तो ऐसी स्थिति में मेंबर्स का जो दायित्व होता है, ये लाइबिलिटी होती है, उनके द्वारा शेयर कैपिटल के बदले में जो अनपेड अमाउंट रह जाती है उतने तक ही सीमित होती है। जैसे किसी कंपनी ने एग्जाम्पल में देखेंगे 1000 शेयर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आधार पर खरीदे हैं और अभी तक 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी को पेमेंट कर दिया है। तो जब कंपनी अपना वाइंड अप करती है यानी बिजनेस को बंद करती है तो उसे अपनी सारी लायबिलिटी चुकानी होती है। तो अभी 1000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से पैसा देना बाकी था, तो इसलिए 3000 रुपये शेयर होल्डर को कंपनी को पे करना होंगे। और फिर इसके बाद में इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच मेंबर। यदि कंपनी गारंटी द्वारा लिमिटेड होती है तब ऐसी स्थिति में जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो गारंटी दी गई है केवल उतना पैसा तक चुकाना होता है। इसका में है फिफ्थ कैपिटल क्लॉज, इसे हम पूंजी वाक्य कहते हैं। ये हमें ऑथराइज कैपिटल की जानकारी देता है। इस वाक्य में, इस क्लॉज में हम जो कैपिटल की इंफॉर्मेशन देते हैं वही ऑथराइज कैपिटल कहलाती है। और इस वाक्य में, इस क्लॉज में लिखी गई कैपिटल से ज़्यादा शेयर कैपिटल कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी इशू नहीं कर सकती। इसके बाद में सिक्स्थ है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट। यहाँ पर डायरेक्टर्स के द्वारा एक डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसमें कहा जाता है वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सबमिटेड आर डिजायरस are being formed into a company in accordance with memorandum of association and we undertake to take the qualification shares। यहाँ पर बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन इशू किया जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम जो जिन लोगों का नाम इसके ऊपर लिखा गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ये लोग मिलकर एक कंपनी के रूप में गठित होने के लिए तैयार है और हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखी गई क्वालिफिकेशन शेयर के अमाउंट को चुका दिया है। दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर सभी डायरेक्टर्स को साइन करना होते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने कंपनी का फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको पढ़ा। कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसको बनाना कंपलसरी होता है। अब हमारा कंपनी का सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के में कंपनी के जो इंटरनल कार्य होंगे, कंपनी को कैसे चलाना है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को लिखा जाता है। इट डिफाइंस द पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने यहाँ भी पढ़ा कि कंपनी के द्वारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपने अपने लिए स्वयं बनाया जाता है जिसमें कि मैनेजर और अधिकारियों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे इनकी जानकारी दी जाती है। लेकिन इन केस कंपनी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर
own article of association, they can select any one article of association given in table F of the Companies Act. लेकिन यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के लिए अपने खुद के कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना नहीं चाहती, तब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इसलिए कंपनीज एक्ट की टेबल एफ में दिए गए लिस्ट में से किसी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्वीकार कर सकती है. इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 99 मॉडल सेट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर गिवन. यहाँ बताया है कि टेबल एफ है जो कंपनी एक्ट की, जिसमें कि 99 मॉडल सेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बनाए गए हैं. कोई भी कंपनी इनमें से किसी भी एक सेट को एडॉप्ट कर सकती है. कंपनी कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस 99 सेट्स. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी 2 विटनेस. हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो सभी डायरेक्टर्स को उस पर सिग्नेचर करना होते हैं, और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट की एक खासियत होती है कि उनके ऊपर विटनेस का सिग्नेचर होना जरूरी है. तो कम से कम 2 विटनेस जरूर होते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे सामने ही सिग्नेचर किए गए हैं और इसके लिए किसी प्रकार से डराया धमकाया या लालच नहीं दिया गया है, और सिग्नेचर पूर्ण होश और हवास में अच्छी मानसिक स्थिति में दिए गए हैं, सोच विचार कर दिए गए हैं. तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, किन लोगों के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, इसकी जानकारी प्रोवाइड करता है. तो इस प्रकार से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम 99 क्लॉज में जो सेट हैं उनमें से भी चुन सकते हैं. अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है वो उसके कंटेंट हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट है इसमें अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और डिफरेंट क्लॉसेस ऑफ शेयर्स लिखे जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के शेयर्स की जानकारी इसमें दी जाती है. सेकंड है राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर. अलग अलग तरह के शेयर होल्डर के क्या अधिकार होंगे वो लिखे जाते हैं. कंपनी अपने शेयर को किस प्रकार से अलॉट करेगी उसकी प्रोसीजर लिखी जाती है. कंपनी के द्वारा शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू किए जाएंगे उसकी प्रोसीजर को लिखा जाता है. शेयर कोड कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा उसकी प्रोसीजर लिखी जाती है. फॉरफीचर ऑफ शेयर कैसे होगा उसे लिखा जाता है. री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर कैसे होता है उसकी प्रोसीजर लिखी जाएगी. कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग्स कैसे होगा ये प्रोसीजर को लिखा जाता है. कंपनी के डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे और कैसे उन्हें हटाएंगे इसकी प्रोसीजर को लिखा जाता है. डायरेक्टर्स के क्या ड्यूटी होगी, पावर होगी, रिम्यूनरेशन उन्हें कितना मिलेगा ये भी इसमें लिखा जाता है. कंपनी के द्वारा डिविडेंड का डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा और उनका पेमेंट कैसे करेंगे इसको भी इसमें लिखा जाता है. और इसके बाद में कंपनी को अगर कभी अपना बिजनेस बंद करना हो तो वाइंड अप करने की प्रोसीजर क्या होगी उसे भी इसमें लिखा जाता है. इसके अलावा कंपनी अपने अकाउंट्स की बुक को कैसे तैयार करेगी, कौन से रूल को मानेगी और उनका ऑडिट कैसे किया जाएगा इस संबंध में भी लिखा जाता है. और लास्ट में है कंपनी की सील के बारे में लिखा जाता है. हमने पढ़ा है कि कंपनी कोई जिंदा व्यक्ति तो है नहीं जो खुद सिग्नेचर कर सकती, इसलिए कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट पर एक सील लगाई जाती है, इसे कॉमन सील कहते हैं. तो उसके बारे में भी इसमें लिखा जाता है कि वो सील किसके पास में रहेगी, उसे लगाने का अधिकार किसे दिया जाएगा. इसके बाद में है आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम्ड आर इज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम आर अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट. यहाँ पर आर्टिकल यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मतलब है जो कि हमारे द्वारा मूल रूप से बनाया जाता है, जो कि समय समय पर परिवर्तित भी हो सकता है, बदलाव इसमें हो सकते हैं. अब अगर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी प्रकार के बदलाव या संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे हम अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं. इसमें बदलाव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाता है और ये नीचे दी गई 5 स्थितियों में ही इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. तो इन्हें आप पढ़ लेंगे. इस प्रकार से हमने समझा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं. डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के एंगल से ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. तो इसे एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए हमें तैयार करना चाहिए. और अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो इस साल हमारे सिलेबस के लिए बचा हुआ है वो हमारे सामने आ गया है. ये है प्रॉस्पेक्टस.
इसे हम हिंदी में प्रविवरण कहते हैं, इसे हम एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, उन्हें पब्लिक से शेयर कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के लिए अपना एक एडवर्टाइजमेंट प्रॉस्पेक्टस के रूप में इशू करना होता है, जिसमें कि इन्विटेशन से रिलेटेड जानकारी होती है और साथ ही इसमें यह भी बताया जाता है कि कंपनी किस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है, कंपनी क्या कारोबार करती है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं और जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उसमें फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है। और इसको पढ़ने के बाद ही कोई पब्लिक में से कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। In general, we can say prospectus includes any document which invites general public to invest their money in the securities of a company. The essential elements of a prospectus are as follows. एक prospectus में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट है देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। इसमें बड़े पैमाने पर कंपनी को अपने शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन दिया जाना चाहिए, इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। The invitation must be made by or on behalf of the company, यानी ये कंपनी के द्वारा, ये कंपनी की ओर से इन्विटेशन दिया जाना चाहिए। The invitation must be to subscribe to or purchase its share or debentures. इन्विटेशन कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए या कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में हमारे सिलेबस में एक लास्ट पॉइंट है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, हमारी बुक में है, लेकिन सीबीएसई के द्वारा इस वर्ष की परीक्षा के लिए इसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस स्थिति में किस प्रकार के बिजनेस फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि अगर बड़ा बिजनेस करना हो तो कौन से फॉर्म को यूज़ करें। फॉर्म कितनी हैं? 5 फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो 5 में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ बिजनेस का पॉइंट देखना चाहिए, कैपिटल कंसिडरेशन होनी चाहिए, डिग्री ऑफ कंट्रोल, लीगल फॉर्मेलिटीज, लाइबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन और कंटिन्यूटी, इन सभी बिंदुओं का विचार करना चाहिए। और इसके बाद में हमें सही मॉडल को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस फॉर्म के लिए किन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा माना गया है और कौन सा सबसे खराब माना जाता है। इन बिंदुओं को विचार में हम समरी में देख सकते हैं। जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े थे, ये 19 पॉइंटों की समरी है। इसमें बताया गया है कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला हमें बिजनेस शुरू करने के लिए अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ ग्लिम्पसेस दिए गए हैं जिसमें कि इसी चैप्टर को शॉर्टकट में हमें बताया गया है। तो हमें शॉर्टकट में जो रिवीजन करना होता है तो हम इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर मेन हेडिंग्स दी गई हैं जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छे से समझा हो तो आप मन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे चैप्टर को समरी में बता दिया गया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के लिए सीबीएसई द्वारा 12 मार्क्स तय किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर के लिए 8 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से 20 मार्क्स का सिलेबस यानी 20% सिलेबस आपका हो चुका है। हम यहाँ 25% सिलेबस हो गया है क्योंकि हमारे ये जो बुक है इसमें आने वाला सिलेबस हमारे लिए 80 मार्क्स का रहता है और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। बाकी के एग्ज़ाम के लिए होते हैं 20 मार्क्स वाइवा, फाइलिंग वगैरह के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपकी बुक में ये अवेलेबल हैं। इन सभी का आपको समझना है। जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगी तब ये सभी आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको सॉल्व करके ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनके आंसर टिक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके आंसर्स भी अलग से दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारा सेकंड चैप्टर को पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है। थैंक यू।